हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका साइंस फैकल्टी रवि सर। आज की जो टॉपिक है वो ग्रुप 16 है, जिसको हम लोग ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे ओजोन के बारे में, ओजोन की प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है, उनके केमिकल रिएक्शंस के बारे में, जो लास्ट ईयर्स काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और मैंने पूरा मैंने इस पर नोट्स बनाया है जो आप लोगों को पूरा हेल्प करेगा और इसके बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे ग्रुप 16 से, ग्रुप 16 के ओजोन के फैमिली से, ओजोन रिलेटेड क्वेश्चंस पे, ठीक है। ये मेरा मेरा आश्वासन है ये आप लोगों को। आप लोग बने रहें, इसको पढ़े अच्छे से, होप सो आप लोग को ये बहुत नॉलेज देगा। देखिए बच्चे ध्यान से, ओजोन जो है हमको मालूम है ये टोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में पाया जाता है, 15 से 50 किलोमीटर के रेंज में पाया जाता है, ठीक ना। और इसके ऊपर आप जाएंगे, जैसे कि ये मान लीजिए टोपोस्फीयर हुआ, स्ट्रेटोस्फीयर हुआ, मेसोस्फीयर हुआ, तो जितना आप ऊपर जाएंगे उतना ओजोन का जो कंसंट्रेशन है वो घटता जाएगा, ठीक ना। ये ओजोन बनता कैसे है ये आपको मालूम है। ओजोन पहले बता देता हूँ मैं कि ओजोन जो है वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और गैस फॉर्म में, तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओजोन जब सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो वो पेल ब्लू फॉर्म में होता है, वो पेल ब्लू कलर में होता है। सॉलिड फॉर्म में, सॉरी गैस फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में ये पेल ब्लू में होता है, पेल ब्लू। सॉलिड जब होता है तो सॉलिड फॉर्म में ये वॉयलेट ब्लैक होता है, ये वॉयलेट ब्लैक होता है, ठीक है। और ये लिक्विड जब लिक्विड फॉर्म में होता है ये डार्क ब्लू फॉर्म में पाया जाता है, डार्क ब्लू में पाया जाता है। तो ये इन 3 फॉर्म में हमारे ओजोन जो है ये पाए जाते हैं। इस फॉर्म में उनके कलर कुछ ऐसे होते हैं, याद रखिएगा, ये बेसिक चीज़ें हैं। अब ये बनता किससे है? बनता तो ये ऑक्सीजन से ही है। O2 से बनता है ये O3। तो इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पर 3 लिख लीजिए, यहाँ पर 2 लिख लीजिए। एक चीज़ ध्यान से आप अगर देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन की यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 3 मोल्स है, तो ये 2 मोल्स है, मतलब कंसंट्रेशन घट रही है। यहाँ पर 3 मोल तो यहाँ पर 2 मोल। याद रखिएगा, इस टाइप के रिएक्शंस को कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है। और ऐसे भी याद रखिएगा कि O3 जो है वो काफ़ी अनस्टेबल होता है कंपेयर टू O2। तो कोई भी रिएक्शंस कभी नहीं चाहेगा कि वो स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जाए। अगर जाएगा भी तो काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा। इसका मतलब ये रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस है और ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस है। आप लोग थर्मोडायनामिक्स से पढ़े होंगे, थर्मोडायनामिक इक्वेशन से, जहाँ पर हम लोग डेल्टा एस पढ़ते हैं, इसको हम लोग एंट्रोपी कहते हैं। तो इसकी एंट्रोपी क्या होगी? नेगेटिव होगी, क्योंकि हमेशा हाई से लो की तरफ कभी भी नहीं, कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हमेशा लो से हाई की तरफ जाता है। यहाँ पर उल्टा हो रही है, हाई से लो, तो इसकी जो एंट्रोपी है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि रिएक्शंस क्या है? एंडोथर्मिक है, मतलब एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा एच जिसकी पॉजिटिव है और एंट्रोपी क्या है? इसकी नेगेटिव है। आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनामिक इक्वेशन से डेल्टा जी इक्वल्स टू होता है डेल्टा एच माइनस एच टी डेल्टा एस होता है। ये आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनामिक इक्वेशन से। यहाँ से देखिए, अगर एक रिलेशन आपको निकालना हो, देखिए डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है। मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे +5 लिखता हूँ, एक नंबर पकड़ लीजिए, कुछ भी आप यहाँ पे पकड़ लीजिए, -6 पकड़ लीजिए, कोई भी एक नंबर पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और डेल्टा जी पे बैठा के देखिए, तो बैठाइएगा तो यहाँ पे कितना निकलेगा? +5 निकलेगा। टेम्परेचर को एट रूम टेम्परेचर STP पे छोड़िए, ठीक है। और यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर तो ये -6 है, तो देखिए आंसर जो डेल्टा जी आएगा वो किस में आएगा? डेल्टा जी हमारा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब रिएक्शंस हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, डेल्टा एंट्रोपी देख सकते हैं नेगेटिव है, क्योंकि 3 मोल से 2 मोल्स है, रिएक्शंस एंडोथर्मिक है, तो डेल्टा जी जो होता है वो पॉजिटिव होता है। याद रखिएगा ये बात, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ से, ठीक। इसी पॉइंट को अगर आप रिएक्शन को उल्टा भी कर सकते हो, रिएक्शन रिवर्सिबल भी होता है, उल्टा कर सकते हो आप इसको। तो आप उसको जब उल्टा करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 3O2 हो जाएगा। और जितने भी कंडीशंस मैंने बताया वो सब कंडीशन को उल्टा कर दीजिए। अब देखिए आपको O3 जो है, ये O3 जो है ये एक हमारा क्या है? ये अनस्टेबल गैस है। स्टेबल गैस होने के लिए इसमें कोई हीट देने की ज़रूरत नहीं है हमको, ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये रिएक्शन जो होगा वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगा, ठीक ना। और ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज कर रहा है, रिएक्टेंट का 2 है तो प्रोडक्ट का 3 है, मतलब ये रिएक्शन की एंट्रोपी जो है वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। रिएक्शन की एंट्रोपी क्या होगी? यहाँ पर पॉजिटिव होगी। यहाँ पर डेल्टा जी क्या होगा? यहाँ पर डेल्टा जी जो है वो क्या होगी आपकी? आप यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को चेक करते हैं और उस पर थर्मोडायनामिक इक्वेशन को इस तरीके से मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन किया। तो इस तरीके से हमें समझ में यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर हमको समझ में आ चुका है कि ओजोन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं और इस रिएक्शंस को मैंने ये बताया। चलिए इसकी तरह स्ट्रक्चर की बात करते हैं। O3 जो होता है वो देखने में कुछ ऐसा होता है, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बैठता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड बैठता है।
आपको मालूम है कि ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड होता है, 3 बॉन्ड होता नहीं है, बट ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, जिसके कारण यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। और यहाँ पर ये ऑक्सीजन के पास 6, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर प्लस चार्ज, इसने लिया है तो माइनस चार्ज, तो ये एक यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो आपको इतना पता चल गया कि O3 जो बनता है उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों होता है। इसके बीच का जो एंगल होता है, इसके बीच का जो एंगल होता है वो 116.8 डिग्री होता है। जब ये मॉलिक्यूल रेजोनेंस करता है, मैं ये सब बात नहीं बोलूँगा रेजोनेंस कैसे करता है, क्योंकि आप लोगों ने बेसिक क्लास 11 में पढ़ा होगा ये सब, ठीक ना। तो रेजोनेंस का मतलब ये होता है कि जब ये माइनस चार्ज यहाँ पे जब उठेगा तो ये पाई बॉन्ड उठ के यहाँ पे चला आएगा। तो यहाँ पर जब ये चीज़ें होंगी तो उस समय कुछ यहाँ पर एक पार्शियल कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे बैठेगा, कुछ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे बैठेगा, और यहाँ पर पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर बैठेगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर बैठेगी। उस समय जो बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो लेंथ 1.27 समथिंग कुछ एंगस्ट्रॉन्ग पाई जाती है, इतनी बॉन्ड लेंथ होती है। तो इसके बॉन्ड एंगल को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ओजोन एक अनस्टेबल गैस है, मैं ये भी बता दिया आपको, क्योंकि ऑक्सीजन के कभी 3 बॉन्ड होता नहीं है। मॉलिक्यूल हमेशा ऑक्सीजन जो होता है 2 बॉन्ड बना के स्टेबल करता है अपने आप को, पर यहाँ पर 3 बॉन्ड है, तो इसलिए ओजोन जो है हमारा काफ़ी अनस्टेबल गैस है। इसकी बताया मैंने प्रिपरेशन से। और याद रखिएगा जो ये ओजोन बनता भी है ना, ये बहुत कम बनता है। ये O2 से O3 अगर बनाने की कोशिश भी करेंगे तो बहुत कम, मतलब करीब करीब शायद लगता है 10 से 15% ही ऑक्सीजन बनता है, ओजोन बनता है, याद रखिएगा, ठीक ना। तो इस तरीके से ओजोन बनता है। ओजोन का स्ट्रक्चर ये है, शेप ये है। आपको मालूम है कि ओजोन लेयर में, ओजोन के जो लेयर है वो डिप्लेटेड होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज कुछ मैन मेड रीजन्स है, कुछ मैन मेड कॉज है, कुछ नेचुरल कॉजेज भी हैं, पर मैन मेड कॉजेज कुछ ज़्यादा हैं, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आपको मालूम है मिथाइल क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपने सुना होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। इसको हम लोग फेरॉन्स के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग फेरॉन भी कहते हैं इसको, ठीक है। और मिथाइल क्लोराइड है आपका, फिर से मिथाइल क्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं हमारे, हेलोजेंस हैं, HCl's हैं, HBr हैं, ये NO गैस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, मीथेन गैसेस हैं, ये सब कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो ओजोन्स के लेयर में डिप्लेशन ला रहे हैं, ठीक है। और ये सब के रीजंस कौन है? मैन मेड रीजंस हैं, हमारे मैन मेड कॉजेज़ हैं, ठीक है। ये तो इंट्रोडक्शन था हमारी, जो कुछ मैंने बताया आपको ओजोन के बारे में। अब मैं डिस्कस करता हूँ ओजोन की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लेके, कि ओजोन किस तरीके से केमिकली रिएक्ट करता है। याद रखिएगा ओजोन का जनरली जो इस्तेमाल होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओजोन का जो जनरली जो इस्तेमाल किया जाता है वो इस्तेमाल किया जाता है इम्प्यूरिटीज़ को हटाने के लिए। मैं बताता हूँ ओजोन जो है आपका, देखिए O3 जो है, ये O3 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, याद रखिएगा, ये एक बहुत ही बेहतरीन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक बहुत बेहतरीन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और बट याद रखिएगा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग लेते हैं ये ड्राई फॉर्म में लेते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा एक ड्राई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एक ड्राई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और एक बहुत अच्छा ब्लीचिंग एजेंट भी है। ये क्या है? ब्लीचिंग एजेंट भी है, ये एक ब्लीचिंग एजेंट है, ब्लीचिंग एजेंट है, क्योंकि जब ऑक्सीजन जब आप हमारी जब टूटती है O3, ये O2 + O में टूटती है, ऑटोमेटिक टूटती है, आपको हीट देने की जरूरत नहीं है। मतलब ये जो पहला जो स्टेप होता है O3 का, ये बहुत ही फास्ट स्टेप होता है और ये एक्सोथर्मिक होता है, ये बात तो एकदम याद रख लीजिएगा, ठीक ना। तो O3 का जो काम है वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन देख रहे हैं यही ऑक्सीडाइज करता है चीज़ों को, ठीक है। ये तो न्यूट्रल है, ये स्टेबल है, तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है यही ऑक्सीडाइज करता है, और ये ब्लीचिंग एजेंट का भी काम करता है। ब्लीचिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि ये इम्प्यूरिटीज़ को हटाता है, ठीक ना, याद रखिएगा, ये इम्प्यूरिटीज़ को हटाता है। और ये याद रखिएगा एक कैसा ब्लीचिंग एजेंट है? ये परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट है। एक बार अगर इम्प्यूरिटीज़ को हटा दिया, एक बार कोई कलर्ड कंपाउंड को कलरलेस कंपाउंड में कर दिया, तो फिर वो रिटेन अपने कलर को नहीं कर सकता, ठीक ना। तो याद रखिएगा ये है, जैसे कि हमारा Cl2 जो होता है, जो SO2 होता है, ये टेम्पररी ब्लीचिंग एजेंट है। अगर ये टेम्पररी ब्लीचिंग एजेंट है, अगर ये किसी इम्प्यूरिटीज़ को, जैसे कि मान लीजिए किसी कलर्ड कंपाउंड के साथ अगर रिएक्ट करता है तो उसको कलरलेस तो करता है, फिर वो कलरलेस कंपाउंड जो है अगर एयर के कॉन्टैक्ट में आता है तो फिर से वो कलर्ड कंपाउंड हो जाता है। तो ये जो SO2 है हमारा, ये टेम्पररी ब्लीचिंग एजेंट है, याद रखिएगा, ये हमारा जो है एक टेम्पररी ब्लीचिंग एजेंट है ये। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर हम लोग अभी SO2 सल्फर के बारे में स्टडी नहीं कर रहे हैं, पर मैंने आपको थोड़ा कंपेयर करके बता दिया कि O3 जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट होता है, ये टेम्पररी ब्लीचिंग एजेंट होती है, ठीक है। ये एक बार डीकलराइज कर देता है तो फिर से वो रिटेन कलर नहीं कर पाता है, ठीक है, पर ये फिर से रिटेन कलर हो जाती है। इसका एक एक्सपेरिमेंट था जो हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे कि एक गुलाब के फूल को लिया जाता है, एक कंटेनर में, एक ट्यूब में लिया जाता है, और यहाँ से SO2 गैस को पास किया जाता है, और इसमें जो रोज़ का जो गुलाब का जो फूल होता है, जो रेड कलर का होता है, वो कलरलेस हो जाता है, वो वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही उस गुलाब के फूल को आप बाहर लेके आते हो और वो एयर के कांटेक्ट में आता है, फिर से वो रेड अपने कलर में आ जाता है। तो ये SO2 की जो है वो टेम्पररी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है, और O3 की जो होती है वो परमानेंट होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया इसकी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, और ये हमारी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ये काम करता है, ठीक है। इतनी प्रॉपर्टी बताने के बाद मैं आपको अब लेके जाऊँगा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि ये केमिकली किस तरीके से किसी कंपाउंड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है।
देखिए ध्यान से, पहले मैं दिखाता हूँ सल्फाइड्स। जब ओजोन जो है सल्फाइड से रिएक्ट करता है तो वो बनाता है सल्फेट और ऑक्सीजन बनाता है, याद रखिएगा। अब कैसा सल्फाइड? मेटल के सल्फाइड्स। यही है हमारे इंप्यूरिटीज़ जो पाए जाते हैं। लीड सल्फाइड इंप्यूरिटीज़ है, आपको मालूम इसको गलीना भी कहते हैं, असल में ओर है लीड का। ये सब के सब ओरसी हैं, सब मेटल्स के, याद रखिएगा। और ये सब के सब इंप्यूरिटीज फॉर्म में भी पाए जाते हैं। तो इन इंप्यूरिटीज़ को हटाने के लिए, इनको ऑक्सीडाइज करने के लिए हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, वो है ओजोन, याद रखिएगा। और ओजोन एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, पर याद रखिएगा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। अगर मैं आपसे पूछे कोई एग्जाम में कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो या आप बोलिएगा F2 जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात की जाए तो H2O2 है। ये एक वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और जो O3 है वो तो हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अब मैं शुरू करता हूँ इस चैप्टर को लेके, मतलब टॉपिक को लेके। शुरू तो हम लोग ऑलरेडी बहुत पहले ही कर चुके हैं। अब मैं शुरू करता हूँ सल्फाइड के साथ। याद रखिएगा, पहले मैं रिएक्शन दिखाता हूँ सल्फाइड के साथ, आपको रिएक्शन दिखाता हूँ इसका कि सल्फाइड से ये कैसे रिएक्शंस करता है। याद रखिएगा बच्चों, पहले दिखाता हूँ मैं सल्फाइड के साथ। जब ये सल्फाइड से रिएक्शन करता है, मैं एक लेता हूँ लीड सल्फाइड्स के साथ। जब O3 का रिएक्शन आपको एग्जाम में दिया जाए तो याद रखिएगा, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये करता है इसका ऑक्सीडेशन। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि रिएक्शन बनता कैसे है। आप वैसे कीजिएगा तो आपको सुविधा होगा। देखिए जैसे O3 है, O3 आपको मालूम है टूटता किसमें है, O2 और O में। और ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, ये आपको मालूम है अच्छे से। ठीक, मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि ये अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जाता है। फिर हम लोग रिएक्शन करते हैं इसको PbS के साथ, जो लीड सल्फाइड है। ये ओजोन जो है, ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है, ये इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। और यहाँ पर जो सल्फर जो है हमारा, जो -2 में है, इसको कर देता है PbSO4 में कन्वर्ट कर देता है, लीड सल्फेट में फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है इसको। और ये हमारा इस तरीके से बनता है। इस तरीके से आप पहले ऑक्सीजन को भी चाहे तो आप बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो कितना है, 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो आप यहाँ पर 4 लिख दीजिए। अब देखिए ऑक्सीजन आपका बैलेंस हो चुका है। जब मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन को 4 लिखा है तो यहाँ पर भी आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन 1 था, यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पर बैलेंस कीजिए, आप यहाँ पर 4 लिख दीजिए, यहाँ पर 4 लिखिए, यहाँ पर 4 लिखिए। देखिए ऑटोमेटिक बैलेंस हो चुका है। ये 4, ये 8, 12 और ये 4 3 12 ऑलरेडी हो चुका है। मैं थोड़ा सा फास्ट कह रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को स्लो कर लीजिएगा जिससे आपको समझ में आए। मैं धीरे धीरे इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हैं यूट्यूब में, आप स्लो और फास्ट कर सकते हैं इसको। मैं अगर स्लो करूँ, बहुत धीमे करूँ तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे बोर हों। इसको बहुत अच्छे से देखिए, आपको अच्छा लगेगा। ये टॉपिक बहुत अच्छा है। तो ये ऑक्सीजन जो है ये आप इधर से ऐसे काट दे सकते हैं। ये कट गया, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट साइड ऐसे काट दीजिए। और जो रिएक्टेंट बच गया उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए 4O3 प्लस आपका PbS बनेगा, आपका PbS बनेगा, इधर से आपका PbS बनेगा, इधर 4O2 बनेगा और इधर से PbSO4 बनेगा। तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट, जो आप देख सकते हैं। मैंने लिखा था यहाँ पर कि सल्फेट और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा और सल्फेट और ऑक्सीजन फॉर्म हो गया। इसी तरीके से कॉपर सल्फाइड, कार्बन सल्फाइड, जिंक सल्फाइड का रिएक्शन होता है। बट H2S के में थोड़ा सा मैंने स्टार मार्क्स इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर सल्फेट और ऑक्सीजन पैदा नहीं होता, यहाँ पर कुछ और होता है। वो देखिए क्या होता है, वो मैं दिखाता हूँ। सल्फर और वाटर होता है सर, यहाँ पर करके देखते हैं। तो ये O3 था, O3 आपका टूटेगा O2 और O में टूटेगा। ये आपका H2S रहा, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और ये बन जाएगा H2O और ये हमारा सल्फर बन जाएगा। यहाँ पर -2 था, यहाँ पर 0 था। देख सकते हैं सल्फर ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है उसका। तो यहाँ पर आप बैलेंसिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंसिंग है, यहाँ पे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ये ऑक्सीजन कट जाएगी। देखिए यहाँ से O3, यहाँ से H2S आपका बन गया है और यहाँ से H2O और यहाँ पर O2 बनता है और यहाँ से सल्फर बनता है। तो याद रखिएगा, जब हाइड्रोजन सल्फाइड का जब ऑक्सीडेशन कीजिएगा ओजोन के साथ तो याद रखिएगा जो प्रोडक्ट बनता है वो सल्फर बनता है और ऑक्सीजन गैस बनता है, याद रखिएगा, और H2O बनता है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से मैंने सल्फाइड का रिएक्शन करवाया। तो अब मैं चलता हूँ, मूव ऑन करता हूँ, मेटल्स के पास चलता हूँ। मेटल की प्रॉपर्टी में सिल्वर और मर्क्यूरी, ये बहुत ही दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और खास है। याद रखिएगा, कंपटीशंस पे इन पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और बनते भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सिल्वर की प्रॉपर्टी भी खास है और मर्क्यूरी की प्रॉपर्टी भी खास है। इन दोनों की प्रॉपर्टी को हम चलिए एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए पहले आप लीजिए मेटल के साथ, सेकेंड पार्ट लेता हूँ मेटल के साथ। जब सिल्वर के साथ ये रिएक्ट करता है Ag के साथ हमारा ओजोन, तो पहले O3, तो ये होता क्या है, आपसे पूछेगा व्हाट हैपेंस व्हेन Ag रिएक्ट्स विद O3। याद रखिएगा, यहाँ पे मैं 2 प्रोडक्ट दिखाऊंगा आपको, एक इनिशियल और एक फाइनल। देखिए बात समझिए, ये O3 था तो O3 किस में टूटेगा, हमारा O2 और O में टूटेगा। अब ये Ag रिएक्ट करेगा सिल्वर ऑक्सीजन के साथ, इस ऑक्सीजन के रिएक्ट करेगा नेसेंट ऑक्सीजन के साथ और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा Ag2O।
ये बनता है फॉर्मूला, याद रखिएगा। अब याद रखिएगा ना, क्वेश्चन में ना MCQ क्वेश्चंस में ना ऐसे दे देते हैं Ag2OO2 AgO2, ठीक है, Ag2O ऐसे करके दे देगा AgO। तो ये सब प्लीज़ अपना समझ के रखिएगा, ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में कभी कल पूछे भी जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस कि जब ओजोन के साथ O3 रिएक्ट करेगा, ओजोन के साथ जो सिल्वर रिएक्ट करेगा तो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, ठीक है, तब आप याद रखिएगा उसमें कि Ag2O बनता है, याद रखिएगा, ठीक ना। तो ये बन गया AgO, Ag2O बन गया। अब यहाँ पे आप इसको ईजिली बैलेंस कर सकते हैं, ये बैलेंस्ड हो गया, और ये बैलेंस करके हमारा क्या बनता है O3 और Ag बना, और यहाँ से क्या बना सिल्वर ऑक्साइड बना, और यहाँ से हमारा O2 बना। अब मुद्दे की बात जानते हैं क्या है यहाँ पर, ये ना इनिशियल प्रोडक्ट है, ये जो है ना वो इनिशियल प्रोडक्ट है, यहाँ पे रिएक्शन रुकता नहीं है बल्कि ये फर्दर ओजोन के साथ रिएक्ट करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है Ag और फिर O2 में हो जाता है, मतलब फिर से ये ओजोन जो है इसको रिड्यूस कर देता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वो रिड्यूस कर देता है। तो मतलब आप मुझसे ये पूछ सकते हो सर ओजोन तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, तो फिर यहाँ पर रिड्यूस क्यों किया? बिल्कुल सही, मैं आपसे क्वेश्चन ये भी पूछूंगा, ये क्वेश्चन आते भी हैं हमारे एग्जाम में कि ओजोन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम तो करता है पर साथ साथ रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है। बट याद रखिएगा वो कुछ ही केस हैं, कुछ ही केसेस हैं जहाँ पर ओजोन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। जैसे एक तो यहाँ पर आपने देखा कि इसको रिड्यूस कर दिया और सिल्वर बना दिया, तो याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि फाइनल प्रोडक्ट ये बनता है, इनिशियल प्रोडक्ट ये बनता है, सिल्वर ऑक्साइड बनता है, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट अगर पूछेगा तो मैक्सिमम बच्चों को तो बस यहीं तक मालूम है कि Ag2O तक रुक जाता है, पर नहीं बच्चों, ये यहाँ तक नहीं रुकता बल्कि ये सिल्वर पे रुकता है, ठीक। होप सो ये समझ में आ चुका होगा आपको कि ये है, ठीक है। एक्सेप्शन केस जैसे मैंने आपको बताया ना कि ओजोन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की काम करती है, सबके साथ करती है, मैं नहीं मना कर रहा हूँ, सबके साथ करती है, पर जैसे कि आपने देखा एक सिल्वर ऑक्साइड के साथ उसने रिड्यूस किया, वैसे ही याद रखिएगा जब O3 किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ काम रिएक्ट करता है, किसके साथ? ये खुद तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ही, ये खुद तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कोई डाउट नहीं है। बट जब ये खुद एक ऑक्सीडाइजिंग और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जब रिएक्ट करता है तब उस समय ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम प्रॉपर्टी शो करता है, समझे ना। तब ये क्या करता है, साइमल्टेनियसली अपने आप को भी रिड्यूस करता है, सामने वाले को भी रिड्यूस करता है। ये हम लोग पढ़ेंगे जब मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा, पॉइंट नंबर 9 को जब एक्सप्लेन करूंगा तब आप लोग को पढ़ने को, तब आपको पता चलेगा कि H2O2 जो है, सॉरी ओजोन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की भी काम करती है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ साथ खुद को भी रिड्यूस करती है और सामने वाले को भी रिड्यूस करती है। ये हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 9। तब तक अभी हमारे साथ बने रहे, मैं भी डिस्कस करूंगा 2, 3 अभी बाकी हैं ये सब डिस्कस करने को। तो अब डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 2 में ही सिल्वर को लेके, बहुत इंपॉर्टेंट है मर्क्यूरी। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में कि जब मर्क्यूरी गैस को जब पास किया जाता है, ओजोन गैस को जब पास किया जाता है मर्क्यूरी के थ्रू, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होता है। देखिए तो इसका लिख लीजिए, मैं लिखा ऐसे करके, मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपको, ये आपको मालूम है कि O3 टूटता किस में है, आपको O2 में और O में टूटता है नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन मर्क्यूरी से रिएक्ट करता है, ये O से रिएक्ट करता है और ये क्या बनता है हमारा Hg2O बनता है। बैलेंसिंग कर लीजिए, आराम से तोड़ दीजिए, इसको आराम से काट दीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए, यहाँ पे Hg2 था, यहाँ पे 2 कर दीजिए और इस चीज़ को यहाँ पे लिख लीजिए, ये O3 बन गया और आपका 2Hg बना और ये आपका क्या बना Hg2O और ये आपका ऑक्सीजन बन गया, ठीक है। ये होप सो बैलेंस हो गया, ये मैटर नहीं करता। मैटर जो यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जी मेंस में भी आ चुके हैं, वो क्वेश्चंस क्या आते हैं, लिखा रहता है कि व्हेन O3 इज पास्ड थ्रू Hg इट लूजेस इज मिनिस्कस प्रॉपर्टी। अब मिनिस्कस प्रॉपर्टी क्या होता है, तो ये मिनिस्कस प्रॉपर्टी को Hg अपना लॉस करता है जब किसी टेस्ट ट्यूब के थ्रू जब आप ओजोन गैस को पास करते हुए मर्क्यूरी से जब वो रिएक्ट करता है तो मर्क्यूरी जो है अपनी मिनिस्कस प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मिनिस्कस प्रॉपर्टी को लूज करता है। ये मिनिस्कस प्रॉपर्टी होता है कि आपने देखा होगा बचपन में पढ़ते होगे, जब टेस्ट ट्यूब लेते हो ना, टेस्ट ट्यूब में जब आप पानी रखते हो या टेस्ट ट्यूब में मर्क्यूरी रखते हो, तो जब आप पानी रखते हो ना वाटर, तो वाटर जो है ना कुछ इस तरीके ऐसे दिखता है, ऐसे ये कनकेव बनाता है, कनकेव टाइप का शेप बनाता है, वाटर बनाता है हमारा H2O। पर जब मर्क्यूरी रखोगे ना बच्चा तो मर्क्यूरी ऐसे बनाता है, Hg जो है वो इस टाइप का बनाता है, इसी को कहते हैं मिनिस्कस, कहते हैं मिनिस्कस प्रॉपर्टी। आई बात समझ में, इसी को मिनिस्कस, ये बनाता है कनकेव, ये बनाता है कन्वेक्स। कारण इसका फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हो, इसमें अधेसिव फोर्स होता है, इसमें कोहेसिव फोर्स होता है, इसलिए अब मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा वो सब क्या है, जब फिजिक्स की टॉपिक पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको। तो याद रखिएगा इसमें मिनिस्कस प्रॉपर्टी, जब आप इसमें ओजोन देते हो ना, जब मर्क्यूरी डिजॉल्व होता है ओजोन में, तब उस समय ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी नष्ट हो जाती है और मर्क्यूरी जो है वो क्या होती है, ग्लास के आसपास में, ये टेस्ट ट्यूब के आसपास में चिपक जाती है, इस तरीके से स्टिक कर जाती है इस तरीके से। तो क्वेश्चन यही पूछता है आपसे कि क्यों स्टिक करती है, क्या होता है प्रॉपर्टी। तो आपसे पूछ सकता है व्हेन O3 इज पास्ड थ्रू मर्क्यूरी, पास थ्रू मर्क्यूरी लूजेस इट मिनिस्कस प्रॉपर्टी एंड क्या बोलते हैं, स्टार्ट स्टिकिंग टू द सरफेस और बोल सकते हैं साइड ऑफ द ग्लास कंटेनर, ठीक है, इज कॉल्ड, फिलिंग द ब्लैंक्स दे देगा, इज कॉल्ड। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते थे, इस प्रॉपर्टी को देखिएगा टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी कहते हैं, टेलिंग क्या कहते हैं इसको, टेलिंग कहते हैं, याद रखिएगा इस प्रॉपर्टी को टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी कहते हैं, टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी,
इस प्रोसेस को हम लोग टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी कहते हैं। तो टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी कोई पूछे तो याद रखिएगा मेनिस्कस प्रॉपर्टी हमारी डिस्ट्रॉय हो जाती है ड्यू टू मर्क्यूरस ऑक्साइड फॉर्मेशन हो जाता है। तो मर्क्यूरस ऑक्साइड के फॉर्मेशन से मेनिस्कस प्रॉपर्टी जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और इस प्रॉपर्टी को हम लोग टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब क्वेश्चन यहाँ से कहीं से भी किसी तरीके से घुमा के आपको एग्जाम में दिया जा सकता है। तो ये पार्ट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब मैं चलता हूँ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में कैसे काम करता है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में पहले लेता हूँ मैं NO को लेता हूँ। NO जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है। होप सो आपको मालूम होगा ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये कहाँ पाया जाता है? ये आपको ओजोन लेयर्स में पाए जाते हैं। असल में जो जेट इंजिन्स जो हमारे होते हैं वो जेट इंजिन्स में जो हमारा ऑक्सीडाइजर और जो फ्यूल होता है मिलने का प्रोपेलेंट बनते हैं। ये प्रोपेलेंट क्या करते हैं, ये NO गैस को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, जिससे क्या होता है हमारा ओजोन लेयर में डिप्लेशन होना शुरू हो जाता है। अभी देखिए इसकी प्रॉपर्टी, इसके अब इसका रिएक्शंस, अब ये ओजोन के साथ कैसे रिएक्ट करता है ये देखिए ध्यान से, इसकी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो जब ये NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जब आपको दिया जाए O3 के साथ तो ये रिएक्शंस कैसे करेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा जब O3 टूटता कैसे है आपको बता चुका हूँ मैं, O2 और O में, और NO जो है रिएक्ट करेगा O के साथ और बन जाएगा ये NO2। हालांकि ये जो NO2 बना, ये NO2 भी एक अनस्टेबल ही है, स्टेबल नहीं है, पर मैं इस रिएक्शन को यहाँ पे तोड़ता हूँ क्योंकि NO2 बनता है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करता हूँ। ये ऑक्सीजन कट जाएगी यहाँ से और ये O3 और आपकी ये NO बनेगी और यहाँ से O2 प्लस NO2 बनेगा। तो इस तरीके से नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, डाइऑक्साइड बनता है हमारा। हालांकि याद रखिएगा NO2 जो होता है वो भी एक अनस्टेबल ही गैस है, याद रखिएगा। तो NO2 फर्दर रिएक्ट करता है O3 के साथ। वो भी क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में दे दे, NO2 प्लस O2 दे दे, सॉरी O3 दे दे, तो आपको रिएक्शंस करने के लिए तो वो भी आप रिएक्शंस कर सकते हो। बता देता हूँ एक बात और आपको बताता हूँ इसमें, याद रखिएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है NO2 जो है ये सब जनरली डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ये एग्जिस्ट करता है N2O2 में, ये एग्जिस्ट करता है N2O4 फॉर्म में। याद रखिएगा इस टाइप से ये लोग एग्जिस्ट करते हैं, याद रखिएगा, ठीक ना। ये डायमंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रुप 13 जब आप लोग पढ़ते हो P ब्लॉक, तो BS3 बोरोन जो है वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो B2S6 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वैसे ही हमारे और भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, ऐसे बहुत सारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कंपाउंड, नॉन मेटेलिक कंपाउंड, जैसे कि बोरोन तो था ही, पर ऐसे और भी नॉन मेटेलिक कंपाउंड है जो डायमंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और भी इनके कंपेयर में मैं लिख सकता हूँ आपको, जैसे कि P2O3 है, ठीक ना, P2O5 है, ये सब के सब डायमंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, है ना। P4O6 में एग्जिस्ट करते हैं, ये P4O10 में एग्जिस्ट करता है, ये असल में इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं हमारे, ठीक। जो भी अब यहाँ पे आता हूँ, मैं बात कर रहा था इसमें NO2 की बात कर रहा था। तो NO2 होगा तो ये क्या होगा बच्चे मेरे, O3 रिएक्ट होगा O2 से, और ये सॉरी O3 टूटेगा O2 में और O में टूटेगा। और जो NO2 है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ जो इनऑर्गेनिक फिजिक्स केमिस्ट्री में भी हमको पढ़ने को मिलता है। क्या मिलता है, मैं थोड़ा सा चीज़ों को कोरिलेट कर रहा हूँ जिससे आपको समझने में ईजी हो, आपको हार्ड ना लगे। यहाँ पे कुछ चीज़ याद करने वाली नहीं। ये तो मैंने बोल दिया फास्ट, ठीक ना, ये फास्ट है। जब NO रिएक्ट करता है, NO2 रिएक्ट करता है O से, तो याद रखिएगा बनता है ये NO3। ये NO3 हालांकि बहुत ही अनस्टेबल गैस है, बहुत ही अनस्टेबल। तो याद रखिएगा कोई ये थोड़ा मोड़ा स्टेबल भी है NO2, मतलब NO2 जो है ना वो स्टेबल है कंपेयर टू NO3 के कंपेयर में। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए ये रिएक्शन बहुत स्लो स्टेप होगा, बहुत स्लो जाएगा, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी कंपाउंड स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जाना पसंद नहीं करता, ठीक ना। तो ये हो गया, तो ये काफ़ी स्लो स्टेप हो गया, ठीक है, ये काफ़ी फास्ट हो गया। अब NO3 जो है वो NO2 से रिएक्ट करता है और NO2 से रिएक्ट करके बनता है N2O5, और ये रिएक्शन जो होगा वो काफ़ी फास्ट होगा, क्योंकि याद रखिएगा N2O5 जो है वो अल्टीमेट क्या है, एक स्टेबल कंपाउंड है। तो अब इसको आप आराम से कर सकते हैं। देखिए ये बैलेंसिंग हो, आई थिंक सो बैलेंस्ड है ऑलरेडी। ये ऑक्सीजन कट जाएगा, ये NO3 कट जाएगी, ठीक है, और बच जाएगी हमारी O3, यहाँ से 2NO2 बच जाएगा आपका, यहाँ से आपका होगा O2 और यहाँ से होगा N2O5। अब ये प्रोडक्ट यहाँ पर खत्म और ये हमारा स्टेबल कंपाउंड बन गया, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड बन गया हमारा। तो याद रखिएगा इस तरीके से NO2 रिएक्ट करता है। और एक गैस है जो रिएक्ट कर सकता है, जो है SO2, जो मैंने यहाँ पे शायद लिख के आपको ऑलरेडी दिया है। SO2 करेगा, SO2 जो है उसका ऑक्सीडेशन होगा और वो SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। होप सो आप ये लोग कर पाइएगा, आप खुद से कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। नहीं होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसको करके दिखा दूंगा आप लोगों को। तो ये हो गया SO3 का, तो ये मैंने बताया आपको। और देखिए अब चीज़ मैं जो बताता हूँ, ठीक है, एक बात मैं बताना आपको भूल गया यहाँ पर, कि याद रखिएगा जैसे कि ऑक्साइड्स मैंने यहाँ पे दिया ना, यहाँ पे इसकी पॉइंट को डिस्कस कर देता हूँ। जैसे कि याद रखिएगा नॉन मेटालिक ऑक्साइड में NO, NO2, SO2 से रिएक्ट तो करता है ओजोन पर, याद रखिएगा SO3 से, CO2 से, P2O3 से और P2O5 से। इस टाइप के जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है इनके साथ हमारा ओजोन बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, ये बात याद रखिएगा, ठीक ना, बस इतना याद रखिएगा। अब मैं बात करता हूँ, मैं नॉन मेटल से बारे में बात करता हूँ। नॉन मेटल मतलब फॉस्फोरस या P4 लिखिए आप, जिस तरीके से आपको अच्छा लग रहा है या इजी लग रहा है उस तरीके से लिखिए। S लिखिए, S8 लिखिए, आर्सेनिक लिखिए, आयोडीन लिखिए, Cl2 लिखिए। ये सब नॉन मेटल के साथ हमारा ओजोन जो है रिएक्ट करता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक,
एक नहीं दिखाना तो पड़ेगा मेरे को, 2-3 ठो यहाँ से, है ना। देखिए तो देखिए जैसे कि मैं फॉस्फरस के साथ दिखाता हूँ, पहला मैं इजी फॉस्फरस से दिखाता हूँ। तो मान लीजिए P+O3 आपको देगा, तो ये कैसे कीजिएगा आप लोग, तो ये लिखिएगा O3 टूटता किस में हमको मालूम है, O2 में और O में टूटेगा। फॉस्फरस जो आएगा O से रिएक्ट करेगा और ये बन जाता है P2O5 बन जाता है। आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ये 2 लिखिए, ऑक्सीजन को 5 लिखिए, ठीक है। ये प्रोडक्ट ऐसे बनता है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। और फॉस्फरस 2 है, फॉस्फरस 2, ऑक्सीजन 5 थे, 5 यहाँ जब 5 लिखा तो यहाँ पर भी 5 लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने इसको इस ऑक्सीजन को, इस नेसेंट ऑक्सीजन को यहीं से लिया है, ठीक ना। तो यहाँ पर अगर 5 होगा तभी तो यहाँ पे 5 लिखोगे आप, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 लिख दो, यहाँ पे 5 लिख दो, इस तरीके से बैलेंस्ड हो गया, आप चेक कर सकते हो। ये कट जाएगी हमारी, यहाँ से 5O3 + 2P और यहाँ से बन जाएगा आपका 5O2 और P2O5 फॉस्फरस पेंटा ऑक्साइड, ठीक ना। क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं फॉस्फरस पेंटा ऑक्साइड से, इसमें कितने डबल बॉन्ड, कितने ट्रिपल बॉन्ड, कितने हमारे PO-P बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, ये सब क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। ये सब मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक ना, ठीक। अब मान लीजिए इसी को अगर मैं P4 लिखता तो कुछ नहीं है, सेम पूरा एकदम, बस आपको थोड़ा बैलेंसिंग करना पड़ेगा, बैलेंसिंग पे पकड़ रखनी पड़ेगी। O3 जो टूटेगा किसमें, O2 और O में, ये है P4, ये O दिया हूँ, बनेगा तो P2O5, ये बात ध्यान के रखिएगा, फॉस्फरस पेंटाऑक्साइड, ठीक है। आप ये मत कहिएगा मेरे से P2O3 क्यों नहीं बना, है ना। P2O3 जो होता है वो थोड़ा सा अनस्टेबल होता है कंपेयर टू P2O5 के कंपेयर में, याद रखिएगा। और एग्जिस्ट भी, और मालूम है P2O5 ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू P2O5 के, P2O3 के कंपेयर में। तो मैंने डायरेक्ट स्टेबल प्रोडक्ट लिखा आपका P2O5। बैलेंस कर लीजिए, ऑक्सीजन कितने 5 हैं, यहाँ पर 5 लिख लीजिए, यहाँ पर भी 5 लिखिए, यहाँ पर भी 5 लिखिए, यहाँ पर भी 5 लिखिए। चीज़ें बैलेंस हो चुकी है, काट दीजिए आप। देखिए आपका जो प्रोडक्ट बना है P4 5O3, यहाँ से बना है P2O5 और यहाँ से बना है 5O2 बना है आपका, ठीक ना। तो यही बना है, बस आपको बैलेंसिंग सीखना है और कुछ नहीं। तो एग्जाम में कुछ भी दे दे, P दे दे, P4 दे दे, तो डरने की कोई दिक्कत नहीं है। फॉस्फरस पेंटाऑक्साइड ये हमारा बनता है। देखिए ध्यान से, मैंने तो यहाँ पे लिख के छोड़ दिया, पर मैंने याद रखिए, मैंने कहा था कि जब ये ओजोन से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है एसिड्स। इसका मतलब एसिड बनाने के लिए आप जानते होंगे कि जब हम लोग नॉन मेटालिक ऑक्साइड लेते हैं और इसके साथ जब हम लोग पानी देते हैं, वाटर, तभी ये बनता है एसिड्स, ये आपको मालूम होगा। अभी ये हमारा फॉस्फरस पेंटाऑक्साइड जो है एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। अब मैं इसको रिएक्ट करवाऊंगा वाटर के साथ और ये बन जाएगा हमारा एसिड। तो देखिए मैं स्टेप को थोड़ा सा नीचे लेके लिखता हूँ और एक बार इसको लिखता हूँ मैं, इस सिंपल फॉर्म में, इस सिंपल फॉर्म को लिखता हूँ मैं। तो ये फॉस्फरस था, रिएक्ट किया हमारा, ये हमारा O3 था, ये O3 टूटा हमारा O2 में और O में, ठीक है। ये फॉस्फरस रहा, ये ऑक्सीजन रहा और एक इसमें बना P2O5 में बना। इसको बैलेंसिंग कीजिए आप लोग, बैलेंसिंग किया था तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5 और 5। अब ये जो फॉस्फरस पेंटाऑक्साइड बना ये रिएक्ट करेगा वाटर से, तो चलिए इसको लिख दीजिए P2O5 प्लस वाटर लिखिए H2O और ये जो बनेगा हमारा, ये बनेगा S3PO4 बनेगा, ठीक है। अब S3PO4 कैसे बना सर, आपको कैसे मालूम चला कि S3PO4 बनेगा, S3PO3 क्यों नहीं बनेगा? तो ये सब बेसिक क्लासेस में बता चुका हूँ मैं, ये सब बेसिक क्लासेस में। देखिए ध्यान से, जैसे कि P2O5 में आप चेक कर सकते हैं, फॉस्फरस का ऑक्सीजन स्टेट निकाल सकते हो। यहाँ पर आपको फॉस्फरस का ऑक्सीजन स्टेट निकालना पड़ेगा, आप इसको X पकड़ लो तो यहाँ पे 2X आएगा। ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है आपको मालूम है, -2 होती है, इंटू कितने 5 = 0, ठीक ना। तो यहाँ से निकलेगा 2x = 10 आएगा और x = +5 आएगा। तो यहाँ पर फॉस्फरस की जो स्टेट होती है वो 5 होती है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आप एसिड बनाइएगा ना, वो एसिड की भी ऑक्सीजन स्टेट +5 ही होनी चाहिए। तो इसकी भी कितनी है, +5, ठीक ना। याद रखिएगा, आप चेक कर सकते हो, निकाल सकते हो, मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ मुझे बोलिए, मैं आपको बता दूंगा। चलिए बता भी देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए हाइड्रोजन की कितनी होती है 1, ऑक्सीजन कितनी होती है -2। तो यहाँ पे 1 × 3 कीजिए, फॉस्फरस की x पकड़िए, -2 × 4 कीजिए = 0 कीजिए और यहाँ से चेक कीजिए तो यहाँ से आपको निकलेगा +5 निकलेगा, ठीक ना। तो इस मैंने लिख दिया। इसको बैलेंसिंग कर लीजिए। देखिए फॉस्फरस कितना है 2, यहाँ पे 2 लिख लीजिए। हाइड्रोजन देखिए कितने 3 6 हो गए, यहाँ पर आप 3 लिख दीजिए। ऑक्सीजन कितने 5 3 8, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने 8 बैलेंस हो चुका है। P2O5 कट चुका है, ये 5 ऑक्सीजन कट गया। यहाँ से आपका बना 5O3 + 2P 3H2O और यहाँ से बनता है आपका 2S3PO4। तो इस तरीके से ये बनता है हमारा और यहाँ से ऑक्सीजन भी बनेगा 5O2। तो याद रखिएगा इस तरीके से बनता है। आप चेक कर सकते हैं, बैलेंस है। फॉस्फरस कितना है 2, फॉस्फरस कितना है 2, हाइड्रोजन कितने हैं 6, हाइड्रोजन कितने हैं 6, ऑक्सीजन कितने हैं 15 3 18, यहाँ पर देखिए कितने हैं 10 और 8 18। तो इस तरीके से मैंने आपको दिखाया किसके साथ रिएक्ट करते हुए, फॉस्फरस के साथ दिखाया करके, फॉस्फरस के साथ दिखाया मैं पूरा रिएक्शन करके। आप ऐसे ही कीजिएगा सल्फर के साथ, सल्फर को भी कीजिएगा आप इसी तरीके से। थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखना है तो वो देखना है आपको आर्सेनिक के साथ। सल्फर के साथ देखिए, सल्फर के साथ आप S8 के साथ खुद कीजिएगा, खुद ट्राई कीजिएगा। सल्फर के साथ S के साथ ट्राई कीजिएगा, S+O3 के साथ ट्राई कीजिएगा, S8 + O3 के साथ ट्रीट कीजिएगा। ऐसे ही पहले आप इसका ऑक्सीडेशन कीजिएगा, SO2 बनाइएगा। सल्फर जो है SO3 बनता है, याद रखिएगा, ठीक ना। सल्फर SO3 में कन्वर्ट होता है, मतलब जब ये बनाए होगे आप लोग, मैं दिखा भी देता हूँ एक सल्फर का ये O3 जो टूटता है वो
O2 और O में टूटेगा, S रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से और ये बनेगा SO3। SO2 मत करना बेटा, क्योंकि SO2 जो है वो एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, वो भी याद रखिएगा ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है और वो भी खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो मैंने आप लोगों को अर्लियर डिस्कस कर दिया है। तो ये SO3 बन गया। अब ये SO3 जो है आपका पानी से रिएक्ट करेगा H2O से और ये बनेगा H2SO4 बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट 6 है, यहाँ पर भी 6 है। अब इसको आप लोग बैलेंसिंग कीजिए, बैलेंसिंग करके निकालिए, सॉल्व कीजिए इसको, होप सॉल्व कर पाइएगा इसको। अब मैं दिखाता हूँ डायरेक्ट आपको आर्सेनिक के बारे में और I2 के बारे में थोड़ा डिस्कस करता हूँ। तो चलिए आर्सेनिक को दिखाते हैं जल्दी से। तो याद रखिएगा आर्सेनिक जो है आपको मालूम होना चाहिए कि आर्सेनिक कौन से ग्रुप में पाया जाता है। तो आर्सेनिक पाया जाता है 15 ग्रुप में पाया जाता है, ठीक है। 15 ग्रुप इसको हम लोग पिनिट्रोजेंस कहते हैं, नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। तो आर्सेनिक जब पाई जाती है O3 के साथ रिएक्ट करती है, तो आर्सेनिक देखिए कैसे रिएक्ट करता है। ये O3 जो है आपका टूटता है O2 और O में टूटता है। आर्सेनिक की जो वैलेंसी होती है +3 होती है, याद रखिएगा, और ये O से रिएक्ट करेगा और ये बनेगा AS2O3 बनता है, ठीक ना, ये बनता है। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे बैलेंसिंग कर लीजिए, इसको 3 लिख लीजिए। आर्सेनिक 2 था तो 2 लिख लीजिए, यहाँ पर 3 लिख लीजिए, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। अब एक काम कीजिए, जो आर्सेनिक ऑक्साइड बना इसको रिएक्ट कर दीजिए वाटर के साथ, H2O के साथ, और ये बनाएगा हमारा H3ASO3 बनेगा ऐसा। यहाँ पर बैलेंसिंग कर लीजिए, कितना है 2, यहाँ 2, ये कितने 6, तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए। ऑक्सीजन कितने 3, 3, 6, 3 बैलेंस हो चुका है। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर कितने हैं 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने 3, 3, 6, और यहाँ पर जो आर्सेनिक ऑक्सीजन है वो भी 6 है। तो ये बैलेंस हो चुका है। इसको सॉल्व कर लीजिए, ईजिली आप लोग का निकल जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा इसको। तो इस तरीके से हो गया। अब जो मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट इसमें बचा है वो I2 को लेके है। I2 जो ड्राई और मॉइस्चर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। I2 को लेकर मैं डिस्कस करता हूँ। अब देखिए बच्चे, जो आयोडीन जो है ना, ये आयोडीन भी रिएक्ट करता है ओजोन के साथ, पर इसमें 2 केसेस चले आते हैं, कुछ केसेस चले आते हैं आयोडीन को लेके। आयोडीन जब ड्राई फॉर्म में होता है तो क्या प्रॉब्लम करता है, और जब मॉइस्चर में होता है तो क्या होता है। मॉइस्चर के साथ कुछ नहीं होता है, बेसिकली नॉर्मल रिएक्शंस होता है मॉइस्चर के साथ जब आयोडीन मॉइस्चर फॉर्म में होता है। तो ये होता ये है कि O3 तो आपको मालूम है टूटेगा किसमें, O2 और O में, और आयोडीन जो है जब O से रिएक्ट करता है नेसेंट ऑक्सीजन से, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करता है हमारा आयोडीन, तो उस समय ये फॉर्म क्या करता है हमारा, ये फॉर्म करता है I2O5 फॉर्म करता है। अब आपको बैलेंस करनी पड़ेंगी, ऑक्सीडेशन हो चुका है आयोडीन का, I2O5 पैदा करता है, और जो I2O5 है ये फिर रिएक्ट करेगा पानी के साथ, H2O के साथ, और ये आपका बना देगा HiO3, HiO3 ऐसे बन जाएगा HiO3, ये हाइड्रो आयोडिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। बैलेंसिंग कर लीजिए, यहाँ पर आयोडीन कितने 2 हैं, यहाँ पर 2, ऑक्सीजन देखिए 5 1 6, देखिए ऑक्सीजन 6 हो चुका है, ठीक है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 हो चुके हैं, ठीक है। बैलेंस हो यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ पे 5 कर दीजिए, बैलेंसिंग हो गया। यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5। जैसे मैंने आयोडीन का किया है, ठीक पूरा का पूरा आप सेम टू सेम क्लोरीन के साथ भी कीजिएगा, ठीक ना, ऐसा ही। मैं वो नहीं दिखाऊंगा केस, ठीक है। तो ये कट गया हमारा, यहाँ से क्या बन गया देखिए 5O3, जो बच गया उसको लिख दीजिए, I2 बच गया है, I2 लिख दीजिए, ये कट गया, और यहाँ से क्या बच गया H2O बचा है, तो H2O लिखिए, और यहाँ से जो बचा वो 5O2 और प्लस 2HiO3 हाइड्रोजन आयोडिक एसिड बन गया। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट जो पार्ट अभी बताने वाला हूँ, लास्ट पार्ट, वो है I2 का ड्राई फॉर्म। याद रखिएगा बच्चा, I2 जो है ड्राई फॉर्म में पाया जाता है बहुत सारे फॉर्म में, जैसे कि मैं एक 2 ही डिस्कस करूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, I2O4 और I4O9 इस फॉर्म में, ठीक है, इस फॉर्म में। जब आयोडीन जब मॉइस्चर फॉर्म में होता है तो वो I4O9 फॉर्म करता है, जब ये ओजोन से रिएक्ट करता है। तो ये कैसे करता है, पहले मैं रिएक्शंस दिखा देता हूँ, फिर मैं इसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या क्या कैसे कैसे करता है, ठीक ना, याद रखिएगा। तो देखिए होता क्या है, ये O3 जब I2 से रिएक्ट करता है, और कौन से फॉर्म में, जब ये ड्राई फॉर्म में रहता है तो O3 तो टूटेगा हमारा O2 और O में, और ये रिएक्ट होगा I2 के साथ और ये O में, और उस समय ये फॉर्म करता है आपका I4O9 ऐसा फॉर्म करता है, ठीक है। इस तरीके का कंपाउंड ये फॉर्म करता है, और ये हमारा जो भी है हमारा ये टेट्रा आयोडीन, ये टेट्रा आयोडीन है आपका, देख सकते हैं 4 इसमें आयोडीन है, तो टेट्रा आयोडीन नन ऑक्साइड कह सकते हैं, है ना, नन ऑक्साइड टेट्रा आयोडीन नन 9 है ऑक्साइड, नन ऑक्साइड कह सकते हैं। तो ऐसा ही प्रोडक्ट फॉर्म करता है। ये फॉर्म करने के बाद आप ये फॉर्म करता है, आप इसको कैंसिल आउट कीजिए, यहाँ पे कितने 9 ऑक्सीजन, इसको बैलेंसिंग कीजिए, यहाँ पे 9 कीजिए, यहाँ पे कितने 4, ये 2 लिखिए, ये यहाँ पे 9 लिख दीजिए, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, ये कट जाएगा, आपका आ जाएगा 9O3 प्लस 2I2, और प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो 4O2 प्लस I4O9।
अब याद रखिएगा ये जो आयोडीन का जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है ये हमारा येलो सॉलिड होता है, डार्क येलो सॉलिड होता है ये, याद रखिएगा डार्क येलो सॉलिड। कैसा होता है ये? डार्क येलो सॉलिड होती है। और जो ये होती है I2O4 ये येलो सॉलिड होती है, याद रखिएगा, ठीक ना, ये येलो सॉलिड होती है। अब इनके रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो देखिए बहुत ध्यान से। I2O4 या I4O9 जो है ये दोनों के दोनों आयोनिक कंपाउंड है, याद रखिएगा। ये कैसे कंपाउंड है आपसे पूछेगा एग्जाम में कि I4O9 किस टाइप का कंपाउंड है, तो आपको बोलना पड़ेगा सर ये आयोनिक कंपाउंड है। अब ये टूटता कैसे मैं ये भी दिखा देता हूँ। ये डिसोसिएट हो जाता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं I4O9 को, जरा ध्यान से देखिए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आयोडीन IO3 और होल थ्राइस, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से ये टूटता कैसे है, ये टूटेगा ऐसे, जब इसको हीट कीजिएगा आप तो ये टूटेगा आपका I+3 और IO3 माइनस यहाँ पर 3 लिख दीजिए, इस फॉर्म में टूटेगा, इस फॉर्म में टूटेगा, याद रखिएगा, इस फॉर्म में टूटेगा, ठीक है। इस फॉर्म में भी टूटता है और ये आयोनिक कंपाउंड है, ये आपका ट्राई पॉजिटिव आयन है और ये आयोडीन का है ना, आयोडीन की ट्राई पॉजिटिव आयन है ये, और ये जो है हमारा वो है आयोडेट अनायन है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ मैं। ये आयोडीन है और यहाँ पे 3 आयोडीन है, तो यहाँ पे आप 3 आयोडीन लिख दीजिए 3 तरफ ऐसे करके। और आपको मालूम है आयोडीन के कितने बॉन्ड होते हैं? 1 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं और 7 बॉन्ड होते हैं। इस तरीके का। अब आपको मालूम है कि यहाँ पर 3 नेगेटिव एलिमेंट्स ऑक्सीजन है, तो इलेक्ट्रॉन टान लेगा ऐसे करके, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, खींचने के बाद देखिए ये जो आयोडीन है, इस आयोडीन के पास +3 हो जाएगा। ये जो सेंट्रल आयोडीन जो है इसका ऑक्सीजन स्टेट कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा। और ये जो आयोडीन जो ये लोग लेके चले गए तो ये क्या हो जाएंगे बताइए मेरे को? देखिए I हो गया, ये ऑक्सीजन कितने 3 है, ये देखिए, ये जब इसके सर पे प्लस होगा तो इसके सर पे माइनस होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जगह माइनस, ऐसे कितने 3, तो ये 3 लिख दिया, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। और इसमें से आप एक IO3 माइनस करना, ऑक्सीजन स्टेट निकालिएगा तो आएगा कितना? +5 आएगा। कितना आएगा? +5। तो याद रखिएगा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि I4O9 का ऑक्सीजन स्टेट निकालो, तो वहाँ पर ऑप्शन देगा आपको। तो आप अगर तोड़ना नहीं जानते हो तो कैसे निकालोगे बताओ? नॉर्मल तरीके से निकालोगे तो गलत हो जाएगा बच्चा आपका। तो याद रखिएगा ये आयोनिक कंपाउंड है। और मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीजन स्टेट कितना होगा बताओ मेरे को, या सेंट्रल आयोडीन का ऑक्सीजन स्टेट कितना होगा। तो अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने नहीं आएगा तो भी आप निकाल नहीं पाओगे, है ना। तो सेंट्रल जो ऑक्सीजन आयोडीन होता है उसका ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है? +3 होती है, याद रखिएगा, ठीक है। और भी जो है वो +5 होता है। या एग्जाम में सिर्फ ऐसे पूछ दे कि I4O9 का बताइए ऑक्सीजन स्टेट कितना होता है, ऐसे पूछे तो बोलना पड़ेगा आपको +3 और +5 होता है, ठीक है। और ऐसे पूछे कि सेंट्रल आयोडीन का कितना होगा या सेंट्रल एटम का कितना होगा, तो सेंट्रल एटम कौन है? आयोडीन है, तो आयोडीन की बताओ कितनी होगी? +3 होगी। एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा चुका है अभी ऑलरेडी कि I2O4 में बताओ मेरे को, और I4O9 में सेंट्रल एटम का ऑक्सीजन कितना होगा। तो देखिएगा इसका भी +3 होता है, इसका भी +3 होता है, दोनों की सेम होती है। और इसका मतलब इसमें भी जो I2 जो O4 है वो स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, देख लीजिए। ये आयोडीन हमारा, ये ऑक्सीजन, ये आयोडीन और ये ऑक्सीजन, इस तरीके से होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर भी +3 +5 ही होता है, क्योंकि जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर +5 आएगा और जब ये टूटेगा तो यहाँ पर +3 आएगा। तो याद रखिएगा +3 +5 दोनों में ही एग्जिस्ट करता है, इन दोनों में ही हमारा ये एग्जिस्ट करता है, ये ना भूलिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जो मैंने आप लोग को पढ़ाया। होप सो, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को जितना भी पार्ट दिया है, जितना भी नॉलेज दिया मैंने, ये सफिशियंट है आप लोगों को, ठीक है, स्कूल एज वेल एज आपको GMENS की एग्ज़ाम के लिए। तो होप सो मतलब बच्चों आप लोग मेरे साथ बने रहें। आपका साइंस फैकल्टी रवि सर। नेक्स्ट पार्ट में जब अपलोड करूँगा तो उसमें मैं आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको एक्सप्लेन करूँगा।